हेलो क्लास 10th। आप सभी का मेरी एसएसटी की क्लास में वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर नंबर 15 द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेड ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अनडेवलप्ड इकोनॉमिक और डेवलप इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा था। अब हमारी इंडिया की कंट्री अनडेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है और क्या हमें और इम्प्रूवमेंट करने, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, जिसमें कि हम एलपीजी रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 एलपीजी। इस जानने से पहले हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमने ये अभी तक हमें ये मालूम हो चुका है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी एक ऐसी इकोनॉमिक को रिफॉर्म करना, यानी कि वापस से रीस्टार्ट करना, जो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण, उसी से हम किस तरीके से उभर सके उसके लिए हमने पॉलिसी अपनाई थी, जिसको कि हमने एलपीजी कहा था। एल यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो हम आज की क्लास में यही देखेंगे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों अपनाना पड़ा और ये एलपीजी की जो पॉलिसी थी ये हमें क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें यह बनानी पड़ी। तो इससे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म का अगर हम वर्ड का हम मतलब समझें तो देखते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द स्पीडी ग्रोथ। तो हमने यहाँ देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब कि एक लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी का एक ऐसी लॉन्ग टर्म डायनामिक पॉलिसी जो कि एंड प्रोग्राम फॉर द स्पीडी ग्रोथ, ऐसी पॉलिसी या प्रोग्राम बनाना जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी हो, स्पीडी हो, यानी कि बहुत तेज़ गति से हो, और इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन एंड मेक ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। हम हमारी प्रोडक्शन की जो इफ़िशियंसी है, इकोनॉमिक की ग्रोथ और प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी को हम अच्छी कर सके और मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट के रूप में, जैसे कि हम हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ा सके और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम हमारा कंपटीशन बढ़ा सके। तो यहाँ हमने क्या समझा, इकोनॉमिक रिफॉर्म को, यानी हम हमारे अर्थव्यवस्था को फिर से एक नए फॉर्म में लाना, एक रूप में लाना, जो कि अब यहाँ हमारा एक नया क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट डिड द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, कि गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 थी वो क्यों अनाउंस करनी पड़ी थी, यानी कि क्या ऐसे कारण थे, क्योंकि कोई अगर नई पॉलिसी आती तो पीछे कुछ ऐसा कमी रह जाती है हमारी पॉलिसी में जो कि हमें नई पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करती। तो वो ऐसे क्या रीज़न थे, तो हमारे यहाँ आंसर होगा कि फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें कि पहला है फेल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो फेल होने लग गया था, यानी कि कम होने लग गया था। ये कैसे, क्योंकि जब हम 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद में 1950 से जो हमारी पॉलिसी आई थी उसमें हमने बहुत से तरीके के टैरिफ कोटे लगा दिए थे। हमने ये कह दिया था कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास में जो बाहर से जो कंट्री से व्यापारी आने वाले थे वो यहाँ आकर के व्यापार नहीं कर पा रहे थे, बट हम वहाँ से हम हमारा माल मंगवा रहे थे। तो हमारे पास में जो फॉरेन रिसोर्स है, जैसे कि डॉलर है, यूरो है, ये जो हमारे रिजर्व बैंक के पास में रहते हैं स्टॉक के रूप में, वो ख़त्म होने लग गए थे, क्योंकि बाहर के व्यापारी कोई भी इंडिया में आकर के अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। सेकंड है हमारा फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हमारी पहले यही पॉलिसी थी कि हम सारा जो भी हमारा इंडस्ट्री का या जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी सेक्टर होंगे वो हम पब्लिक के हाथों में रखेंगे, बट उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के हाथ में रखने से जो वर्क था या ग्रोथ थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही धीरे गति से होने लगी थी, एक स्पीडी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। ये दो रीज़न ऐसे थे जिनके कारण हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, हमें जिसमें कि एलपीजी पॉलिसी है, वो हमें अपनानी पड़ी थी। इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं, आर्थिक सुधार करना, जो कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से हमने किया था। आर्थिक सुधार का मतलब क्या है वो हम देख लें कि तेज़ी से विस्तार करना, उत्पादन में दक्षता और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का दीर्घकालीन गतिशील संयोजन
ही क्या कहलाता है, आर्थिक सुधार कहलाता है। यानी एक लंबे समय के लिए एक हमारा गतिशील संयोग बने, उसके लिए हम जो पॉलिसी या कार्यक्रम बनाते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, आर्थिक सुधार कहलाते हैं। आर्थिक सुधार अपनाने के हमारे दो जो जिम्मेदार कारक है, यानी कि हमारी जिन कारणों से हमें ये अपनाना पड़ा, वो उसमें पहला है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र की हमें विफलता प्राप्त हुई थी। ये जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए थे, ये उनके पीछे ये किसकी पॉलिसी थी या कौन इनका मेन लीडर था, तो हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंहा राव अलॉन्ग विथ द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो ये आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा यह न्यू इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। तो जो उस समय हमारे जो मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इंट्रोड्यूस की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, और यह चीज़ें जो अपनाई गई थी वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिंहा राव। कौन कौन सी पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ये सभी हम पढ़ने से पहले कुछ ऐसे इकोनॉमिक के वर्ड हैं जो कि हमें समझना आवश्यक होता है। अभी हम ये पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि फिजिकल डिफिशियंसी क्यों आ गई थी और वो क्या कहलाती है। इन्हीं के कारण हमारा क्या हुआ था, इकोनॉमिक पॉलिसी हमें अपनानी पड़ी थी। तो फिजिकल डिफिशियंसी का मतलब ये होता है कि डिफिशियंसी रेफर टू द बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। उस समय क्या हो गया था, ये 1991 से पहले, कि गवर्नमेंट के पास में जो भी खर्चे थे वो ज़्यादा हो गए थे उनकी रेवेन्यू से, एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गए थे उनकी रेवेन्यू से, तो उन्हें क्या करना पड़ा था, एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन लेना पड़ा था गवर्नमेंट को। द policies and effector made by government which are adopted to reduce the load। वह अपना लोड रिड्यूस करने के कारण गवर्नमेंट अपना जो भी उनके ऊपर लोड आ रखा था ये बोरिंग का यानी कि उधार का, वो लोड कम करने के कारण क्या करना चाह रहे थे, ये जो हमारी एलपीजी की पॉलिसी है वो अपनाना चाह रहे थे। क्योंकि जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रखा था, बाहर से हमने ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहर से जो हमने व्यापार बंद कर रखा था, उसको हम हमारे इकोनॉमी को पूरे ग्लोबल से यानी दुनिया से जोड़ करके हम हमारा क्या कर सकते थे, हमारे ऊपर जो उधार का भार था, लोन का भार था, वह गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, कम करना चाहती थी। ये कैसे कि जैसे कि अभी आप देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है या टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो हमारा भारत स्वच्छ रहेगा, टूरिज्म काफ़ी आएंगे, तो जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्या लेकर के आएंगे, डॉलर को कन्वर्ट कराएंगे रुपीज़ में, क्योंकि यहाँ के मार्केट में रुपीज़ हो काम में आता है। तो उससे क्या होगा कि विदेशी जो फॉरेन रिजर्व जो कमी आ गई थी, वो फॉरेन रिजर्व वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो फिजिकल डिफिशियंसी के कारण ही हमें क्या करना पड़ा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें अपनानी पड़ी थी। एक वर्ड आता है हमारा कि ट्रेड डिफिशियंसी। ट्रेड डिफिशियंसी का मतलब कि व्यापार में किस तरीके से डिफिशियंसी यानी कि कमी या फिर घाटा आना, व्यापारिक घाटे को हम ट्रेड डिफिशियंसी कहते हैं। द superiority of import over export in a country in measure of its economic। यहाँ हम देखते हैं कि इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होने लग गया था एक्सपोर्ट से, यानी कि हमारा माल जा रहा था पर बाहर से हमारे पास में कोई भी तरीके के फॉरेन रिजर्व नहीं आ पा रहे थे। इट शो द इंक्रीज वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द दैट कंट्रीज। दिस इज़ द मेजर ऑफ डिफिशियंसी इन गुड ट्रेड ऑफ द कंट्रीज। यानी कि अगर हमारे व्यापार में जिस तरीके से घाटा होता है वैसे ही हमारी पूरी कंट्री में घाटा होने लग गया था, व्यापारिक नुकसान होने लग गया था। बाहर से कोई भी हमारी चीज़ें बाहर जा रही थी पर बाहर से कोई भी चीज़ें नहीं आ पा रही थी। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। अब हम समझेंगे एलपीजी को, यानी कि नई आर्थिक नीति के क्या क्या हमारे उपाय रहेंगे। तो स्थितीकरण अल्पावधि नीति उपाय जो हमारा सबसे मेन है,
जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन में घाटे को ठीक करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। जैसे कि हम यहाँ इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि हमें ये न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी एलपीजी हमने अपनाई थी वो क्या क्या मेजरमेंट या क्या सोच करके हमने अपनाई थी। तो सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य था कि स्टेबलाइजेशन मेजरमेंट, यानी कि एक स्टेबिलिटी आए हमारी इकोनॉमिक में, एक स्थिरता आए हमारे इकोनॉमिक में। तो शॉर्ट टर्म्स पॉलिसी मेजर विच एम एट करेक्टिंग द डिफिशिएंसी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, यानी कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि जो ट्रेड डिफिशिएंसी थी, यानी हमारे व्यापार में जो घाटा था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे जो पूरे ईयर के जो भी हमारे खर्चे थे वो हमारे ज़्यादा होते जा रहे थे, हमारी इनकम क्या हो रही थी, वह कम हो रही थी। तो ये जो घाटा था, डिफिशिएंसी थी, इसको कम करना और कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि हमारी जो महंगाई को क्या करना था, कंट्रोल करना था। तो हमने जो एलपीजी अपनाई, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, उसमें हमने सबसे पहले यही देखा कि हम ये जो पॉलिसी बना रहे हैं उनका मेन हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, या हम क्या मेजरमेंट करके ये बना रहे हैं, किन उपायों के कारण हम ये बना रहे हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले था कि ये सपोज मान के चलें कि एक मिट्टी का घड़ा है, अगर वह टूट चुका तो पहले आप उसे क्या करोगे, मिट्टी लगाकर सही करोगे, फिर वापस उसका क्या बनाओगे, शेप बनाओगे। तो अभी हम हमारे जो इकोनॉमिक हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसको हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यानी कि स्टेबल, यानी स्थिरता ला रहे हैं उसमें एक विस्तार के रूप में। वो कैसे, शॉर्ट टर्म बहुत छोटी छोटी पॉलिसी अपना रहे हैं। वो पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि हमारी जो कमी आ रही है हमारे व्यापार में या हमारे इकोनॉमिक में, उसको सही करना और हमारी महंगाई को कम करना। सेकंड हमारा आ जाता है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी अब उसको घड़ी को स्ट्रक्चर देना, यानी कि उसकी ढांचागत संरचना बनाना। रिफॉर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर एम एट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमिक एंड इंक्रीज द इंटरनेशनल कंपटीशन। जब हमारी महंगाई कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, हमारे डिफिशियंसी यानी कि नुकसान थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हम क्या बनाएंगे, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे जिसका क्या उद्देश्य रहेगा, इम्प्रूवमेंट द इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब यहाँ आ जाता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट, यानी हम हमारे बहुत ही कम कॉस्ट में हमारे जो मिनिमम रिसोर्स है उसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करने लग जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा जिस इंटरनेशनल कंपटीशन। ये दो हमारे मेन, हमने ये उद्देश्य मान करके चले थे कि ये आधार मान के चले थे हम हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। इसे हम हिंदी में देख लें। स्टेबिलिटी में कहा गया था कि स्थिरीकरण अल्पावधि नीति उपाय है जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन में घाटे को ठीक करना और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, जिसे आप महंगाई भी कह सकते हैं, को नियंत्रित करना। संरचनात्मक सुधार किस तरीके से कर सकते हैं, नई आर्थिक नीति से, कि दीर्घकालीन उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। अब हम हमारे इंट्रोडक्शन हमें देखेंगे एलपीजी का, ठीक है। तो यहाँ पे एलपीजी को आपको बताया गया है कि लिबरलाइजेशन को हम उदारीकरण कहेंगे और प्राइवेटाइजेशन को हम निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन को हम वैश्वीकरण या भूमिकरण के रूप में जानेंगे। लिबरलाइजेशन का मीन्स क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट और इजी रूप में हम समझेंगे। लिबरलाइजेशन यानी कि लिबरल होना, यानी कि थोड़ा कंट्रोल को कम करना, जो कि 1956 में एक प्राइवेट सेक्टर को बहुत गवर्नमेंट ने बहुत ही कंट्रोल में ले रखा था अपना। कोई भी व्यापार अगर उन्हें करना हो या कोई भी उन्हें इंडस्ट्री में जाना हो, ओपन करना हो, तो उन्हें हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इससे क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर खुलकर आगे नहीं आ पा रहा था। पर जब हमने देखा कि हमारी इकोनॉमिक अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो हमने एलपीजी में जो सबसे फर्स्ट पॉलिसी थी हमारी लिबरलाइजेशन, उसमें हमने यही किया। देखते हैं क्या था। रिमूवल ऑफ एंटर एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज और द रिमूव द ट्रेड बैरियर इन नो एज लिबरलाइजेशन, यानी कि रिमूव किया किस चीज़ को, एंटर एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर में हमने हर चीज़ में लाइसेंस लगा रखा था या उन्हें बहुत
कंट्रोल कर रखा था उसको हमने थोड़ा उन्हें छूट दी कि नहीं आप बिना लाइसेंस के भी आ सकते हो। केवल 3 फैक्टर ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट ने अपने लाइसेंस के रूप में रखा था, जिसमें कि आपका रेलवे आ जाता है या फिर केमिकली जो कि मेडिसिन वगैरह आता है, उन सब में आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बाकी सभी में क्या है, आप आराम से अपना बिना लाइसेंस की इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन में यही किया। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन में जो कि पब्लिक सेक्टर, हमें सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो बहुत ही धीरे गति से होते हैं, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वह काम एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल में जाते रहते हैं। वर्क को, क्योंकि सारा ही काम अगर उनके ऊपर आ गया था तो कोई भी काम सही ढंग से टाइम पे नहीं हो पा रहा था। तो द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर इज़ नो एज प्राइवेटाइजेशन। यानी कि जो अपने ऑनरशिप थी, पब्लिक सेक्टर ने कुछ ऑनरशिप क्या कर दी, प्राइवेट सेक्टर को भी दे दी कि आप भी अब इसमें काम कर सकते हो। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया। तो जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर रखा था, या फिर जो 1956 के टाइम में हमने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रखा था, उस सभी को क्या कर दिया, अब ओपन कर दिया था। यानी कि हम हमारी इकोनॉमिक को अब पूरे दुनिया की इकोनॉमिक से हमने जोड़ दिया था। द इंटीग्रेटेड ऑफ डोमेस्टिक इनकम विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक इज़ नो एज ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्योंकि बाहर के जो भी बिजनेसमैन थे वो अब यहाँ आकर के अपना बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश करने लगे। तो उससे हमारे पास में क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व भी इकट्ठा होने लगा और हमारे व्यापार भी बढ़ा, हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ उनमें, और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन हुआ। इससे फिर हमारे इकोनॉमिक में एक अच्छी स्पीडी ग्रोथ मिल सकी। निजी क्षेत्र में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के उद्यमों पर प्रवेश और विकास प्रतिबंधों को हटाने या व्यापार अवरोधों को दूर करने को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण से निजी क्षेत्र के उपकरण को निजी क्षेत्र के उपकरण में स्थापित करना ही निजीकरण के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण किसे कहा जाता है, वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था के एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम अब वहाँ के इंटरनेशनल, यानी कि जो भी बाहर की व्यापारी है वो अब हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में आकर के भी बिजनेस करने लग गए। तो आज की हमारी क्लास में यही था। हमने आज यही सीखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, उसमें क्यों पॉलिसी अपनाई गई और क्या मेजरमेंट रख कर के उन्होंने एलपीजी पॉलिसी अपनाई गई। एलपीजी की हमने मीनिंग को समझा। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।